बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का पेपर इस समय चल रहा है और उसमें जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं सब के सब आपके यानी कि शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल के द्वारा जो बताए गए मॉडल पेपर हैं उन्हीं से ही पूछा जा रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पर कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इसमें जो है वैसे ये एक जो है संभावना मात्र है या इसमें सर जी की मेहनत है? तो बिल्कुल भाई, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है और मेहनत लगती है तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये मेहनत पसंद आती है। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के मेहनत करने की प्रेरणा देने के लिए आपका लाइक जो होता है बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो इसीलिए आप लगातार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि मैं लगातार आप लोगों के लिए इसी प्रकार से मेहनत करता रहूं, नई ऊर्जा के साथ, नई जोश, नई उमंग के साथ, और आपका धैर्य भी खींचे रखूं अपनी तरफ और आपका कहीं ना कहीं पे आकर्षण जो हो वो मेरी तरफ मतलब कि हो, यानी मेरी तरफ कहने का मतलब ये है कि आपकी पढ़ाई की तरफ हो। ठीक, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल साइंस का, जियोग्राफी का और इसके अलावा आपका हो गया पेपर होम साइंस का, हो गया एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का हो गया, इन सभी का क्वेश्चन पेपर भी मैंने डाल दिया और मॉडल पेपर भी डाल दिया। अच्छा, क्वेश्चन पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी का भी नहीं डाला है तो हो सकता है उसको मैं इसी पर डाल दूँ। ये चैनल आपका दूसरे चैनल मतलब कि कहीं ना कहीं पे देखिएगा दो चैनल हैं, तीन चैनल तो ऐसे हैं लेकिन दो चैनल आप देखिएगा, एक एम ए क्रिकेट नाम से है और एक ये चैनल। तो हो सकता है उस पर पढ़ रही हो वीडियो या फिर इस पर मैं भी सोचूंगा तो बाद में फिर इसको डालूंगा। हालांकि चले, पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है। अच्छा, इस पेपर को करवाने का मेरा ये मतलब है पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि इसमें जो पूछे गए प्रश्न है सभी का उत्तर आपको लगभग मिल ही जाएगा अपने मॉडल पेपर में, आप देख लीजिएगा। लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं इस पर आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी या सीसीएस यूनिवर्सिटी या फिर जो अन्य यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षा होने वाली हैं उन सभी में जिनमें भी लिखित टाइप की परीक्षा होने वाली है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, क्योंकि सेम पैटर्न वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का होने वाला है। पॉलिटिकल साइंस का ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ठीक, देखिए मेजर सब्जेक्ट का पेपर था, पेपर कोड आपको ये दिया गया था, पेपर का नाम था पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स। लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में यही पेपर पैटर्न होता है। ठीक, टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था, मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 75 के थे। नोट कह रहा था आपसे कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक प्रकार से निर्देश होते हैं जिनको आपको ध्यान देना परम आवश्यक होता है। सेक्शन ए की बात करें यानी कि खंड आ की, तो कह रहा है कि नोट मतलब अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। ओके, कह रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। देखिए 10 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे अति लघुत्तर टाइप के, जिनके शब्द 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखने होंगे। दो दो कोई मतलब कि दो दो नंबर का एक एक प्रश्न यानी 20 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, 50-50 शब्दों में उनके उत्तर को आपको बयां करना है। ठीक, देखें पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ स्टेट, यानी राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, ये आपको सिद्ध करना है। इस कथन की पूर्ति, अच्छा ये एक प्रकार से परिभाषा ही है, राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान जो है किसका विज्ञान है? मनुष्य का। आप देखिएगा मनुष्य और राजनीति इन दोनों का बड़ा गहरा आपस में संबंध होता है। तो कुछ व्यक्ति जो है इसको राज्य का अध्ययन मानते हैं, कुछ सरकार का अध्ययन मानते हैं और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं। तो इसमें उस प्रकार की परिभाषा का मेंशन आपको करना था जो कि कहा गया था कि जो राजनीति विज्ञान को राज्य मानने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दे देना था वही परिभाषा। आगे हम थोड़ा समझते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। मैंने बताया है एक पॉलिटिकल साइंस की जो मीनिंग एंड डेफिनेशंस वाली क्लास है उसमें देख लीजिएगा, मैंने जो है बोर्ड पर पढ़ाने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, लॉ इज द कमांड ऑफ जो है सॉवरेन डिफाइन, यानी विधि संप्रभु का आदेश है, व्याख्या कीजिए। ये एक विद्वान का कथन है। मैंने आपको इस कथन के बारे में परिभाषा जब संप्रभुता की मैं बता रहा था तो बताया था। सॉवरेनिटी जो होती है कुल मिलाकर के क्या होती है? संप्रभु का आदेश होती है। विधि जो होती है ये संप्रभु का आदेश होती है। विधि माने होता है कानून, ठीक है। संप्रभु माने सॉवरेनिटी, यानी कि ऐसी व्यवस्था या ऐसी विचारधारा या इस प्रकार की प्रक्रिया, एक प्रकार से ऐसी प्रक्रिया संप्रभु को हम कहते हैं जिस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, कोई देश जो होता है वो आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र होता है। यानी ऐसा देश जिस पर ना तो आंतरिक रूप से किसी जो है तीसरे पर्सन का दबाव हो और ना बाहरी रूप से किसी दूसरे देश का दबाव हो, वो अपने आंतरिक और बाहरी मसलों पर यानी मामलों पर
खुद ही निर्णय लेता हो, उस देश का सरकार जिसको मुखिया ने मतलब कि जिसको सरकार का मुखिया चुना गया है जनता के द्वारा, यानी देश का मुखिया चुना गया, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी को अमेरिका के बताए गए मार्ग पर ना चलना पड़े, या फिर नरेंद्र मोदी को यहाँ पर जो बहुत सारे संगठन हैं उनके कहने पर ना चलना पड़े, नरेंद्र मोदी स्वतंत्र होकर के अपने विचार, अपने जो भी मामले हो उस पर निर्णय स्वयं ले, ये चीज़ होती है संप्रभु। तो विधि जो होती संप्रभु का आदेश होती, संप्रभु का आदेश मतलब जो कानून बनता है वो संप्रभुता का ही एक आदेश होता है। ये कथन बताया गया था, इसी की आपको व्याख्या करनी थी, निश्चित तौर पर हो जाती, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है, राइट मेन एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, यानी राज्य के प्रमुख तत्व लिखिए। मैंने बताया था राज्य के प्रमुख तत्वों के बारे में, अलग अलग मॉडल पेपर में मैंने इस बात पर चर्चा की है, राज्य के बारे में, राज्य की परिभाषा भी आपको बताई है। अच्छा, राज्य को मिलाने के लिए आपको 3-4 तत्व मुख्य रूप से तो है ही। तो पहला तत्व तो होता है कि राज्य का निर्माण में सबसे पहली बात है तो भूभाग का होना परम आवश्यक है। भूभाग मतलब एक सीमित भूभाग होना परम आवश्यक है, पहला तत्व होता है राज्य का। दूसरा तत्व होता है आपका कि उस भूभाग में जो जनसंख्या रहती है वो भी होनी चाहिए, नहीं जनसंख्या निवास करनी चाहिए उस भूभाग में। तो 2 पॉइंट तो यही हो गए आपके राज्य के। तीसरी क्या है कि उस जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होनी चाहिए। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जो होती है यानी कि एक सरकार होनी चाहिए। तो राज्य का भी एक ये क्या है, एक तत्व ही है सरकार। ठीक, तो 3 हो गया, भूभाग यानी सीमित भूभाग, जनसंख्या और सरकार। और चौथा कौन सा बचता है आपका, जो अभी मैंने आपको बताया, संप्रभुता यानी कि सॉवर्निटी। तो सॉवर्निटी भी क्या होती है, सॉवर्निटी भी आपकी मेरे भैया वो भी एक राज्य का ही अभूतपूर्व या अभूतपूर्व अंग होता है। कहीं ना कहीं पे बिना उसके राज्य की कल्पना दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं मानी जाती। तो आपको संप्रभुता एक प्रकार से विशेष तत्व के रूप में राज्य के अंतर्गत हमको रखना पड़ेगा, इसमें हम उसको काट ही नहीं सकते, क्योंकि बिना संप्रभुता के राज्य की कल्पना करी ही नहीं जा सकती है। मुख्य रूप से वैसे तो हम उसको राज्य बोल देंगे, लेकिन वो दूसरी तरीके से राज्य होगा। एक जो है स्वतंत्र रूप से राज्य की परिभाषा, राज्य माने स्टेट, कहने का मतलब तो स्टेट है राज्य, लेकिन यहाँ पर राज्य यानी पॉलिटिकल साइंस में जब भी बात स्टेट या राज्य की कर रहेंगे तो वो उसका मतलब होता है एक राष्ट्र से, एक देश से, एक नेशन से। ठीक है, जैसे कि आपका भारत एक राज्य है, मतलब एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की अगर भाषा देखेंगे तो भारत एक राज्य है। राष्ट्र जो होता है हम लोगों ने बताया है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में अगर राज्य शब्द का उल्लेख मिले इसका मतलब एक देश से ले आता है, कंट्री से ले आता है, नेशन से ले आता है। ओके, तो ये चीज़, तो ये 4 तत्व आपके मेरे फेमस हो गए, राज्य के प्रमुख तत्व। तो यही आपको लिखना था। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका। अच्छा, इसमें लिखना क्या था, बहुत सारे लोग परेशान होते कि सर जी इसमें छोटा छोटा दिया होता है तो कैसे लिखें इसको 50 शब्द में। तो लिखेंगे कि राज्य मुख्य रूप से राज्य के प्रमुख रूप से कई सारे तत्व हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला तत्व लिखेंगे, इसमें पहले तत्व क्या लिखेंगे, सब जो है निश्चित भूभाग। ठीक है, तो उस निश्चित भूभाग में हेडिंग डाल करके फिर उसमें लिखेंगे कि किसी भी राज्य को राज्य बनने के लिए उसमें एक निश्चित दायरा, एक निश्चित सीमित होनी चाहिए उसका भूभाग। तो इतना, क्योंकि भूभाग क्या है, एक आवश्यक अंग माना जाता है राज्य का, इतना लिख देंगे। उसके अंदर दूसरा हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखेंगे कि जो है जनता यानी बिना जनसंख्या के राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती, इतना लिख देंगे उसकी हेडिंग में। तीसरा आप लिख करके हेडिंग डाल करके और भी चीज़ें, तीसरा में लिख देंगे सरकार यानी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, चाहे वो एक प्रकार से जनता के द्वारा चुनी गई हो या अगर जनता के द्वारा ना भी चुनी गई तो एक सरकार होनी चाहिए जो कि प्रशासन को चला सके। ठीक, इतना लिख देंगे। इसके बाद में आप संप्रभुता लिख देंगे। संप्रभुता राज्य का चौथा अंग, मतलब कि एक प्रकार से चौथा तत्व है जिसके बिना राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बस इतना लिख देंगे, बस हो गया 50 शब्द। क्या उसमें और माथापच्ची करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी ना। तो ये चीज़ आपकी हो गई, क्लियर हो गई बातें। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया था कि लिबरल थ्योरी ऑफ द फंक्शंस ऑफ स्टेट, यानी राज्य के कार्य का उदारवादी सिद्धांत। ये मैंने आपको बताया था, उदारवाद जो एक प्रकार से चला था राज्य में। आप देखिए गांधीवादी विचारधारा कहीं ना कहीं पे उदारवाद में कहीं ना कहीं विश्वास रखती है और प्रभावित भी आप देखेंगे। तो इसके बारे में हमने चर्चा करी हिमालय पेपर में, आप देख सकते हो। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था, अब्राहम लिंकन का एक बहुत फेमस जो है वक्तव्य है इसी लोकतंत्र के बारे में, जो कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति जो है थे एक समय के। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि
लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन होता है। तो लोकतंत्र क्या होता है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा बहुत ही स्पष्ट रूप से लोकतंत्र को परिभाषित करने में सफल होती है। तो ये परिभाषा आप लिख सकते थे इसमें। लोकतंत्र एक प्रकार से क्या है? लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र ही लोकतंत्र कहलाता है। इस प्रकार से लोक माने जनता, पब्लिक, तंत्र माने क्या होता है? सिस्टम या जाल, एक प्रकार संजाल। तो लोक यानी जिसमें जनता के संजाल के द्वारा बुनी गई, जो एक प्रकार से स्वेटर बोल सकते हैं इसे, स्वेटर यानी स्वेटर रूपा जो शासन कर रहा है, एक प्रकार से जो प्रमुख व्यक्ति होता है, जो प्रशासन को चला रहा होता है, तो वो लोकतंत्र यानी जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जिसमें होता है, ठीक है, वो चीज़ होता है। यानी जनता आपको प्रत्येक 5 साल पर आप देखें लोकतंत्र है। भारत में क्या है? लोकतंत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? भारत ही है, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र में आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रख सकते हैं, आप प्रधानमंत्री की आलोचना कर सकते हैं, आप किसी भी जो है चीज़ की आलोचना कर सकते हैं, आप बोलने के लिए स्वतंत्र है। चौथा स्तंभ यहाँ पर मीडिया को बताया गया। तो कुल मिलाकर के आप ये मान करके चलो कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है? मीडिया है। तो बाकी तो जनता है, ये है, सरकार है, इसी प्रकार से तमाम सारी चीज़ें हैं, ठीक। अच्छा, लोकतंत्र में मुख्य रूप से तो एक तो कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है और एक व्यवस्थापिका होती है। तो व्यवस्थापिका कानून को बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है और न्यायपालिका अगर कानून में कोई विवाद होता है जनता और सरकार के बीच में तो उसका निपटारा न्यायपालिका करती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में न्यायपालिका को कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका है, खास करके व्यवस्थापिका यानी संसद जिसको कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, जो कानून को बनाने वाली है, जिसको आप व्यवस्थापिका कहते हैं, कानून को बनाने वाली संस्था, उससे अलग होना चाहिए। यानी कि न्यायपालिका हमेशा अगर जो है व्यवस्थापिका से अलग नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत होगी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार होगा। न्यायपालिका को निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। निष्पक्ष न्यायपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा ही लोकतंत्र की कल्पना संभव है। लोकतंत्र का कहीं ना कहीं पे जीव न्यायपालिका में बसता है, क्योंकि जब कभी कभी जनता पर जब अत्याचार होते हैं, जनता पर कभी सरकार जब क्या करती है, जबरदस्ती कोई नियम कानून थोपती है, तो उसमें मतलब कि लोकतंत्र का जो एक प्रकार से एक स्तंभ माना जाता है, चाहे वो मीडिया हो और चाहे न्यायपालिका हो, वो आकर के सामने आती है और जनता के सुख दुख को कहीं ना कहीं पे समझती है और उसका निवारण भी करती है। तो ये चीज़ तो लोकतंत्र के बारे में समझने गई, लोकतंत्र के बारे में पढ़ाया हमने खूब। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, गिव मेन फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। संघीय सरकार के प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। संघीय सरकार समझ रहे हैं, खास करके आप देखिए कनाडा वगैरह में संघीय सरकार आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हम संघीय सरकार के बारे में हमने बताया था, संघात्मक सरकार और संसदात्मक जो है सरकार, दोनों में हमने अंतर को भी बताया था और विस्तार समझाया था, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, व्हाट इज फासिज्म, यानी फांसीवाद क्या? ये भी एक विचारधारा है, इसके बारे में हमने चर्चा करी होगी, आप देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, डिफाइन पब्लिक ओपिनियन, यानी लोकमत को परिभाषित कीजिए। लोकमत माने क्या होता है? लोक माने पब्लिक, मत माने विचारधारा, ठीक। तो यानी जिसमें जनता की विचारधारा। लोकमत की परिभाषा हमने खूब विस्तार से बताई है आपको मॉडल पेपर के दौरान। तो मॉडल पेपर में आप देख लीजिएगा, लोकमत क्या होता है? जनता के द्वारा जो एक प्रकार से ऐसी जनता जो कि परस्पर एक दूसरे को ना जानती हो, लेकिन फिर भी उनकी विचारधाराएं सेम हो, और विचारधाराएं सेम हो और उसके हिसाब से कहीं ना कहीं पे उसमें कुछ ऐसे लोग भी हो जो कि पढ़े लिखे हो। ऐसा नहीं कि कोई विचारधारा का समर्थन कर दिया वही लोकमत हो गया। खास करके पॉलिटिकल साइंस में जब हम लोकमत की बात करते हैं तो लोकमत मतलब नहीं तो कि जनता की आवाज़, हर एक आवाज़ जनता की लोकमत नहीं कह सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी आवाज़ लोकतंत्र में लोकमत कहलाती है, ठीक। तो इसको समझने के लिए आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा, और आपके एग्जाम में जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल अन्य विश्वविद्यालय हो गए, इनकी परीक्षा होनी बाकी पॉलिटिकल साइंस के, सभी में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न, थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, यानी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत जैसे देखिए, सबसे पुराना दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, उसके बाद में सामायिक समझौते का सिद्धांत, और तमाम प्रकार के सिद्धांत बने हैं। उदारवादी सिद्धांत भी कहीं ना कहीं पे, और भी तमाम सारे सिद्धांत हैं जो कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बताते हैं। खास करके फेमस जो आपका ज़्यादा माना जाता है, वैसे मॉडर्न तो अभी इस समय चल गए हैं, मॉडर्न चीज़ें, मॉडर्न सिद्धांत आ गए हैं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा सामायिक समझौते में हॉब्स, लॉक और रूसो, इन लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई और बड़े अच्छा योगदान दिया है। तो इनको समझना एक बार जरूरी होता है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहीं ना कहीं पे राज्य की उत्पत्ति का था, लेकिन इन सभी की आलोचना खूब जम करके विद्वानों ने करी है। आगे समझते हैं। 10वां प्रश्न है कि व्हाट इज लेवियाथन।
लेवियाथन क्या, इसके बारे में भी मैंने आपको समझा था लेवियाथन के बारे में। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इन 10 प्रश्नों को समझा और जाना, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर को अगर आपको विस्तार से समझना है तो आप मॉडल पेपर देखिएगा, उसमें हमने बताया है। आगे देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए कैसे प्रश्न पूछे गए थे। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपका होना चाहिए। देखिए आपका जो है एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना है, और आपको यहाँ पर 7 नंबर मिलेगा एक प्रश्न करने के लिए। 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 35 नंबर यहाँ से आपको तैयार करना है, मतलब मिल जाएगा। देखिए प्रश्न है दूसरा कि क्रिटिकली डिस्क्राइब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। देखिए अब एक सिद्धांत तो आपका, अगर आप थोड़ा चालाक होते तो पहले आप पेपर पढ़ते, पेपरवा पढ़े तो एक सिद्धांत आपको वैसे मिल गया। अगर नहीं याद होता आपको तो ये सिद्धांत आपको पता चल गया कि हाँ जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है ये ओरिजिन ऑफ स्टेट यानी कि राज की उत्पत्ति का ही सिद्धांत। तो एक सिद्धांत तो यही हो गया आपका ना। आपसे कह रहा है, क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बाबू मेरे भैया, आपसे ये पूछ रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक संविदा सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। सामाजिक समझौता, संविदा माने समझौता ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, ठीक। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत या सामाजिक संविदा सिद्धांत, ये इसके बारे में जॉन हॉब्स जो है, रूसो, इन सभी ने बड़ी अच्छी विचारधारा दी है। और मैंने बताया भी इन सभी की आलोचना भी खूब जम करके हुई विद्वानों ने करी है, और इसी आलोचना के बारे में प्रश्न पूछ लिया गया, मैंने बताया, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ प्रेशर ग्रुप, यानी राजनीतिक दल क्या है और यह दबाव समूह से किस प्रकार से भिन्न है। अच्छा, दबाव समूह क्या होता है और राजनीतिक दल क्या होता है, इन सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर ली मॉडल पेपर में। आप देखिएगा 3 से 4 मॉडल पेपर हो चुके हैं आपके, उसको प्लेलिस्ट में हमने दे दिया। प्लेलिस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी मिलेंगे और लिखित मॉडल पेपर भी मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर देखेंगे हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जितनी भी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं सारी क्लासेस उसमें अवेलेबल हैं, ठीक। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए डिफाइन लॉ जो है, एल्यूसिडेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉ, कानून को परिभाषित करते हुए उसके विभिन्न प्रकार का पर प्रकाश डालिए। इसके बारे में भी मैंने विस्तार समझाया, ये भी आपका प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए सबके सब प्रश्न ऐसे हैं, एक आध दो प्रश्न जो है उनकी भाषा थोड़ी सी अलग है, लेकिन बताया मैंने वही, तुमने प्रश्न वही था लिखा था, लेकिन उनका थोड़ा सा क्वेश्चन की भाषा अलग पूछ ली गई, बाकी लिखना आपको वही था। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, भाषा इधर उधर कर देगा, बाकी आपको कंटेंट वही जारी लिखना है, ठीक। प्रश्न है एबिल्यूट द व्यूज ऑफ जॉन जो है ऑस्टिन ऑन सॉवर्निटी, संप्रभुता पर जॉन ऑस्टिन के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न देखिए, 6वां नंबर प्रश्न है, व्हाट आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी अध्यक्षात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। अच्छा, अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता, सांसदात्मक शासन की विशेषता, संघात्मक शासन की विशेषता और क्या होती है, इन सभी के बारे में हमने मॉडल पेपर में चर्चा कर ली है, रीसेंट मॉडल पेपर आप देख लेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, यानी न्याय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, न्याय क्या होता है। न्याय के साथ साथ हमने दंड की परिभाषा भी बताई थी आपको, दंड, न्याय, कानून, ये सब कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से संबंधित ही शब्द हैं, उन सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा करी है। अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट आर द इसेंशियल फीचर्स ऑफ द जो है फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि संघात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आता है आपकी परीक्षा में, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिए। संघात्मक शासन के प्रमुख लक्षण, इसके बारे में मैंने बताया था। नेक्स्ट पर देखिएगा, अगला 9वां प्रश्न है कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को समझाइए। क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है? बिल्कुल है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में एक बोर्ड पर लेक्चर भी हमने दिया था, हालांकि वो बहुत पहले की बात है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको देख लेंगे तो हो जाएगा। वैसे मॉडल पेपर में हमने धर्मनिरपेक्षता के बारे में चर्चा कर ली है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता का यह मतलब नहीं कि भारत जो है धर्म को ना मानना। धर्मनिरपेक्षता का यह मतलब होता है कि आप मतलब जो भी देश होगा जो कि धर्मनिरपेक्ष देश होगा, वो सभी धर्मों को बराबर तवज्जो देगा, यानी कि सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करेगा, सभी धर्मों के को बढ़ाने के लिए बराबर तरीके से उसका कहीं ना कहीं पे अवदान देगा, और इसके अलावा सभी धर्मों की रिस्पेक्ट और इज्जत करेगा। सभी धर्म समान होंगे, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी धर्म छोड़ सकता है, हर चीज़ की आज़ादी होगी। वो अपना झंडा मतलब अपने धर्म का लगा सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने जो है धर्म की गोष्ठियाँ कर सकता है, अपने धर्म संबंधी सम्मेलन कर सकता है, अपने धार्मिक त्योहारों को मना सकता है, यानी हर चीज़ कर सकता है। लेकिन किसी एक धर्म के व्यक्ति के लिए विशेष तरीके से चीज़ें नहीं किया जाता, ठीक।
तो यानी कि हर धर्म के लिए जो है बराबर व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। ये चीज़ है, सरकार मतलब देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सरकार सभी धर्म का समान सम्मान करेगी समान रूप से। ठीक, ये चीज़ें होती धर्मनिरपेक्षता, और भारत खास करके उसमें नंबर 1 पर आज देख सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष कंट्री भारत, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चौथा प्रश्न आप देखिएगा, चौथा प्रश्न आपके समझ खंड सा नोट कर रहा है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। 10 नंबर का एक प्रश्न है, 2 क्वेश्चन करने, 20 नंबर यहाँ से आपको लेने हैं। ठीक, देखिए प्रश्न क्या पूछा गया आपसे। देखिए प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। क्रिटिकली एग्जामिन रिलेशन बिटवीन इक्वलिटी एंड लिबर्टी, स्वतंत्रता और समानता के मध्य संबंध का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, जहाँ स्वतंत्रता होगी वहीं पर समानता भी होगी, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति ही समानता की बात कर सकता है। बिना स्वतंत्रता के समानता एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे, या बिना समानता के स्वतंत्रता, तो समानता और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक सिक्के के 2 पहलू भी माने जा सकते हैं। और ये सब होते हुए भी दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर भी होता है, संबंध भी है, अंतर भी है, और इसकी आलोचना भी लोगों ने करी है। तो इसके बारे में हमने बताया है, समानता क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है। सब स्वतंत्रता आप समझते हैं ना, समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व, इसका नारा भी चला। ठीक, स्वतंत्रता खास करके आप देखिएगा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख है। देखिए 14 से 18 तक समता के बारे में, समानता का अधिकार आप देखेंगे, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार शुरू में ही मिलता है। विधि के समक्ष समता, धर्म जाति, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष, कानून के हिसाब से सभी समान होंगे। अनुच्छेद 15 कहता है कि दिल, लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान, प्रजाति, जनजाति विभेद के हिसाब से किसी व्यक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी धर्म का होगा, सभी धर्म समान, इस प्रकार सभी जाति समान, सभी प्रजाति समान, सभी जनजाति समान, और तमाम प्रकार की चीज़, लिंग के हिसाब से महिला पुरुष समान, या इसी प्रकार से हर चीज़ के मामले में अमीर गरीब समान, सब समान होंगे कानून की दृष्टि से। ठीक, ये सब बातों को तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 आप देखेंगे। अनुच्छेद 16 में कहा गया कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, नौकरियों में समानता की बात कही गई। ठीक है, आरक्षण इसका थोड़ा सा अपवाद है, और बाकी तो ठीक है सब। और इसके अलावा और भी आप चीज़ें अगर देखेंगे, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का, जो छुआछूत पहले चल रहा था, वो छुआछूत का भी अंत कर दिया गया। ठीक है, आज छुआछूत जैसी कोई जो है व्यवस्था नहीं है, और बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। इसका घोर विरोध मैं भी करता हूँ, सभी विद्वानों ने किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। छुआछूत जैसी कौन सी भाई, तुम भी भगवान के बनाए हुए हो, हम भी तो एक कुएं पे पानी पीने से फिर क्यों मना कर रहे हो। हालांकि चलिए वो व्यवस्था जो थी वो अब गई, बड़ी अच्छी बात है, बहुत तरक्की की बात है कहीं ना कहीं पे। तो कुल मिलाकर के आप समझिए स्वतंत्रता समानता जो है ये हो गई। स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 अगर आप पढ़ लेंगे, एक अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, और मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स है ये। इसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं, अगर सरकार ऐसा व्यवस्था नहीं करती तो आप न्यायालय में सरकार के खिलाफ केस कर सकते हो, PIL दायर कर सकते हो। ये बात समझिए। ठीक, तो समानता और स्वतंत्रता ये बहुत बड़े शब्द हैं, अपने आप में व्यापक शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए, 11वां नंबर प्रश्न है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख सफलता और विफलता के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख सफलता कौन कौन सी है और प्रमुख विफलता, और उसके स्रोत बताइए, कहाँ कहाँ से हमको मिले स्रोत, ये चीज़ें आपको बताना है। ठीक, ये चीज़ आप तो आप देखो एक प्रकार से बड़े अच्छे प्रश्न एग्जाम में संसदीय शासन प्रणाली से 2-3 प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो इसको जरूर पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष देखिए, 12वां नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट। पब्लिक वेलफेयर स्टेट की बात आप देखेंगे, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की ये अवधारणा कहीं ना कहीं पे समझने के लिए आपको भारतीय संविधान के 36 से 51 जब अनुच्छेद आप बीच में पढ़ेंगे, तो उसमें एक आप देखेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। जो भारत का नीति निर्देशक सिद्धांत है, तत्व है, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक, प्रिंसिपल्स ऑफ आप देखेंगे जो DPSP है। ठीक है, DPSP जो आपका है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ भारत का नीति निर्देशक सिद्धांत है, तब तो ये कहता है कि राज्य सरकारें, यानी कि जो सरकार होगी, चाहे देश की सरकार हो चाहे वो स्टेट की सरकार हो, मतलब कि गवर्नमेंट हो, तो उन सभी सरकारों का यह दायित्व होगा कि वो राज्य को, अपने देश को क्या करें, वेलफेयर बनाने का, लोक कल्याणकारी नियमावली का जो है एक प्रकार से कहीं ना कहीं प्रचलन करें, और लोगों को, जनता को उसका सुख सुविधा प्रदान करवाएं। ठीक, ये लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में हो गई बातें, हमने बताया लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में। अगला प्रश्न देखिएगा, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पहले कह रहा कि एक मतलब यूनिटरी माने होता है एकात्मक शासन। ठीक है,
तो एकात्मक शासन के गुण और दोष इन दोनों की व्याख्या करनी। सबसे पहले आपको एकात्मक शासन की परिभाषा देनी थी। उसके बाद में एकात्मक शासन के गुण हेडिंग डाल करके उसमें नंबरिंग करके लिखना था। उसके बाद में एकात्मक शासन के दोष उसके बाद में उसमें लिखना था। तो इस प्रकार से आपके ये इतने प्रश्न समाप्त होते हैं। तो इन 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करने थे, 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न करने हैं और 10 के 10 में से 10 करने थे। तो इस प्रकार से ये जितने प्रश्न थे जो कि आपको करने थे, तो ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर था जो कि मैंने आपको दिखा दिया। और जल्द ही मैं जो है जियोग्राफी का जो पेपर हुआ उसको भी दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी चैनल पर आ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।